This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप लोगों का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में गर्मा बिश्री उपस्थित है, सवाई फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। जो भी क्लास को ज्वाइन करेंगे उनका भी हम लोग स्वागत कर रहे हैं। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे चाइनीज में 5 शू पॉइंट पर। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आयुर्वेद का, जो हम लोगों ने सेलियंट फीचर्स के नाम पर है कि जो उसकी विशेषताएं हैं उन पर हम लोग चर्चा करें। एक चीज हमेशा आती है कि आयुर्वेद के सूत्र कहाँ से निकले हैं। ये प्रश्न बहुत कई बार आता है, तो उसको हम लोगों को जान लेना चाहिए कि आयुर्वेद के सूत्र हमारे निकले हुए हैं अथर्ववेद से। हम लोगों ने उस दिन यहीं पर चर्चा कर रहे थे हम लोग, शायद अगर किसी को याद हो, लिंग सूत्र पर हम लोग आ रहे थे ना। लिंग सूत्र पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। ये है भारद्वाज की किताब है, तो लिंग सूत्र पर हम लोग आ रहे थे। पहले हम लोगों ने चर्चा किया था, तीन सूत्र थे। हेतु सूत्र, हेतु लिंग औषध ज्ञानम, स्वस्था तुरपरणम, त्रिसूत्रम, शाश्वतम पुण्यम, बुद्धिम पितामह। ये श्लोक, इस श्लोक के आधार पर लिंग सूत्र है। थोड़ा सा अंतर इसमें है, तो जो कभी आपको मिलेगा चरक 1 में इसका एक्सप्लेनेशन, जहां लिंग सूत्र का है, थोड़ा सा जो अंतर है वो बता देता हूं। लिंग सूत्र में ये है, ये क्या है वर्चुअली कि ये आपका कोई सिम्टम कैसे आया। तो सिम्टम में अगर आप देखें तो इसमें 5 प्रकार दिए हुए हैं, लेकिन ये 5 प्रकार न होकर के 3 ही प्रकार हैं। दो जो प्रकार हैं, उपशय और अनुपशय, ये टेस्ट है, ये लक्षण नहीं है। जैसे पूर्व रूप माने हुआ कि अभी बीमारी अपने पूर्व रूप में है। गर्मा मैडम ज्वाइन किया कि बंद हट गई है? अभी है ना। तो ये पूर्व रूप का ये अर्थ समझ लीजिए कि पूर्व रूप माने बीमारी अभी है, तो शरीर के अंदर है। डॉक्टर वाल भी इसी तरह बोल रहे थे कि वो पूर्व रूप आपके शरीर के अंदर बीमारी है। आप कोई केमिकल कंपोजिशन करें, जैसे कोई टेस्ट कराएं, ब्लड टेस्ट वगैरह, तो उसमें मालूम पड़ जाएगा, लेकिन आपको अभी दिखाई नहीं पड़ी है। ये डॉक्टर वाल भी कह रहे हैं कि बीमारी तो पहले आ चुकी होती है, अगर ब्लड टेस्ट कराते तब मालूम पड़ता बीमारी है, यानी बीमारी उसके पहले पहुंच चुकी थी। तो पूर्व रूप माने वही है, तब इसका खोज, तब ये समझ लीजिए भारद्वाज ऋषि के से पहले के जमाने में ये पूर्व रूप का स्थापना हो चुकी थी लिंग सूत्र में। तो पूर्व रूप ये है। दूसरा रूप माने अब बीमारी अपने उसने लक्षण देना शुरू कर दिया है, बाहर दिखाई देना शुरू हो गया है और आपको मालूम होना शुरू हो गया है। तो ये जो मतलब, तो पूर्व रूप माने जो अभी दिखाई नहीं दे रही लेकिन एग्जिस्ट कर रही थी, रूप में जो बाहरी दिखाई देना शुरू हो गया, उसने अपना लक्षण दिखाना शुरू कर दिया है। तीसरा उपशय, चौथा अनुपशय और संप्राप्ति। संप्राप्ति माने बीमारी के लक्षण पूरी तरह से बिल्कुल क्लियरली मैनिफेस्टेशन के रूप में आपके शरीर में दिखने लगे हैं। जो भी बीमारी है उसके जो आप सिम्टम आते हैं, पूरे सिम्टम पूरे रूप में संप्राप्ति में पूरी तरह से दिखाई देने लगे हैं। अब जानना है कि उपशय और अनुपशय क्या है। उस समय का जो वैद्य है, तो वैद्य होते थे, तो क्या वहां तो चिकित्सा में औषधि थी, औषध था, औषध भी था, औषधि भी थी, औषध भी था मेन। तो औषध में क्या है, उपशय अनुपशय। यानी अगर मान लीजिए कोई कारण है
कोई कारण, माने ठंडक लगी, एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल सब समझ में आएगा। मान लीजिए ठंडक आपको लगी है, तो उपशय का अर्थ यह है कि अगर ठंडक लगी है तो वैद्य करते क्या थे कि ठंडक के स्थान पर गर्मी की चीज कोई कह देते थे कि गर्म चीजें, अगर ठंडक लगी है तो गर्म चीज, उससे जो कारण है उससे विपरीत, जो बीमारी आई है उससे विपरीत कोई चीज, ठंडक लगी है तो गर्मी की चीजें, आपको ठंडक लग गई तो उनका चाय पी लीजिए, गर्म काढ़ा पी लीजिए, गर्म चीज पी लीजिए, कंबल ओढ़ लीजिए। ये जो किया, ये वर्चुअली टेस्ट थे जिनके माध्यम से हम जो जान जाते थे वो कि अगर बीमारी ठीक होने लगी, यानी ठंडक लगी है और कंबल ओढ़ाने से आपको बीमारी ठीक होने लगी, तो वो मानते थे कि ये उपशय है, यानी बीमारी तय हो गया उनको कि ठंडक ही लगी है। तो एक तो ये तरीका था उनके पास जानने का। गर्मी लगी है तो कहते कि ठंडक में नहा लीजिए, लू लग गई है तो कहते ठंडक में नहा लीजिए, तो ठंडे पानी से नहा लीजिए। तो अगर लू लगना ठीक हो गया या अच्छा लगने लगा पेशेंट को, तो वो मान लेते थे कि उपशय ए टाइप ऑफ टेस्ट जिसमें कि आपके जो कारण है उससे जस्ट उल्टा लगा है। अनुपशय क्या है? अनुपशय, अनुपशय का तरीका था उल्टा, उपशय से उल्टा, यानी अगर ठंडक लगी है तो वो क्या करते थे कि ठंडक लगी है तो उसको और ठंडी चीजें देते थे। तो क्या अगर इसके देने से बीमारी बढ़ गई तो समझते थे कि ठंडक ही लगी है, अगर बीमारी बढ़ गई तो समझ गए ठंडक लगी है, क्योंकि ठंडक में ठंडी चीज देने से और बीमारी बढ़ी, इसका मतलब ठंडक लगी है। तो ये अनुपशय उल्टा था कि यानी उसी की तरह का चीज देते थे, ठंडक लगी तो ठंडक, गर्मी लगी तो गर्मी, तो उससे भी तय कर लेते थे वो कि बीमारी क्या है। तो उपशय और अनुपशय एक तरह के टेस्ट टाइप के हैं, जो ये लक्षण न होकर के टेस्ट टाइप के हैं, जो हम लोग जान सकते हैं कि उपशय अनुपशय इस रूप में है। एक में तो हेतु के, जो हेतु माने कारण है, उससे कारण के विपरीत चीजों को ले जाना, और दूसरा अनुपशय में कारण जो है उसके समानांतर या उसी तरह की चीजें करना, ये संप्राप्ति माने ये हुआ। तो ये आपका लिंग सूत्र है। लिंग सूत्र में क्या होता था, या तो शारीरिक, तो शरीर में क्या होगा या परिवर्तन कैसे होगा, या तो वात पित्त कफ, जो तीनों बलों ने शरीर को धारण कर रखा है, यानी शरीर की रचना या शरीर को इन्हीं की वजह से शरीर में ये तीनों हैं, इसलिए शरीर है। वात भी है, पित्त भी है, कफ भी है, तीनों बल हैं। अगर बैलेंस फॉर्म में है तो तीनों बल हैं, यदि बैलेंस फॉर्म में नहीं है तो यानी ये दोष के रूप में है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अगर बात बढ़ गया तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कफ बढ़ गया तो, और पित्त बढ़ गया तो ये आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। मानसिक क्या हो सकते हैं? मानसिक रज और तम। मानसिक दो माने गए हैं आयुर्वेद में, एक तीन मन के बल हैं, मानस बल तीन तरह के हैं, एक है सत्व है, एक है रज है, एक है तम है। तो सत्व जो है ये रोग नहीं है या दोष नहीं है, ये आपका एक फोर्स है। सत्व बल अगर बढ़ेगा, सत्व गुण अगर बढ़ेगा, तो आप मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, ये कंसेप्ट है उनका। रज और तम दोष के रूप में है, ये मानसिक आपके दोषों के रूप में गिने जाते हैं, या तो रजोगुण होगा या तमोगुण होगा, तो यह मानस रोग है। और यह इसी के माध्यम से आप जीवन में, उनका मानना था कि जीवन में जब आप कर्म बंधन से बंधे रहते हैं तो आप रज और तम के द्वारा बंधे हो, आबद्ध होकर के, और आप संसार में घूमते रहते हैं, आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तो ये रज और तम, तो मानसिक जो रोग होंगे वो रज और तम के रूप में होंगे, और शारीरिक वात पित्त कफ के बैलेंस फ्री फॉर्म में नहीं होंगे, इम्बैलेंस फॉर्म में होंगे, लक्षण में, बीमारी के लक्षण में। और बीमार अगर नहीं होंगे तो नेचुरली ये तीनों बैलेंस होंगे, और रजतम भी आपको सत्व गुण की प्रधानता होगी, सत्व गुण बढ़ने लगेगा और रज और तम गुण
कम होने लगेगा। अब द्रव्य है औषध, अब द्रव्य का प्रयोग कैसे करें? तो उनका दोष शामक, धातु प्रकोपक और स्वस्थ हितकारक। अब इन तीनों के अर्थ भी समझ लीजिए, कहीं कहीं गलत लिखा जा सकता है, मान लीजिए कहीं गलत लिखा हो तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। दोष शामक माने शमन करना, तो दोष शामक माने जो दोष, ऐसा द्रव्य का यूज करना, ऐसी औषध का प्रयोग करना, ऐसी जड़ी बूटी का प्रयोग करना जिसमें दोष जो है, जो दोष है, चाहे रजतम हो और चाहे वात पित्त कफ हो, ये शमन हो जाए, कम हो जाए, खत्म हो जाए। तो ऐसे द्रव्य का प्रयोग जो दोष को हटा दे। दोष कौन है? वात पित्त कफ भी है, और हमारे दोष और भी हो सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ कोई बैलेंस फॉर्म में ना हो, जैसे हम लोग कहते हैं कि धातुएं हमारी हैं, रस रक्त मांस में दस्त मज्जा, ये भी हमारा, तो इनके जब वात पित्त कब बदलेगा तो रज वो मोहक बदलेगा। क्या बदलेगा? हम लोग बोलते हैं रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, इन सब में परिवर्तन आएगा, तो ये दोष शामक है। दूसरा क्या है? धातु प्रकोपक। ये भी वो करते थे कि भाई ऐसे ऐसे औषधियों का प्रयोग भी करते थे कि कोई धातु बढ़ जाए, धातु प्रकोप करे, प्रकोप माने बढ़ जाए धातु, कोई कोई बढ़ा भी सकते थे। ये भी एक उसमें उनका एक तरीका था कि उसको बढ़ा देना, ताकि जो है दोष शामक हो और ये दोनों चीजें हो। तो दोष प्रकोपक भी, प्रकोप भी करने वाले ताकि हो, वो बैलेंस फॉर्म में न हो तो उनको बढ़ा दीजिए। तो ये भी एक तरीका उनके पास था, ताकि ये, तो ठीक, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा होगा स्वस्थ हितकारक। अब स्वस्थ हितकारक में अब हाँ देखिए, वही वही लिखा है औषध सूत्र में, जो किंचित दोष प्रणम किंचित धातु प्रदूषणम स्वस्थ वृत्तव तथम किंचित अत्रिविधम द्रव्य मुचते, ये उन्होंने लिखा हुआ है। तो कुछ पदार्थ धातु कुछ पदार्थों का प्रयोग किया औषधों का जो धातु को प्रदूषण करते हैं, है ना, जो जो हमारे वात पित्त कफ है, ये हमारे बल हैं, इन बलों में अंतर कर दें। कभी ये भी आवश्यकता पड़ सकती थी कि धातु को, कोई धातु को बढ़ा दे, तो ये इनको भी जानते थे कि भाई ये भी औषध के रूप में यूज होते हैं, लेकिन वो क्षणिक मात्रा, मान लीजिए कुछ किसी समय आवश्यकता पड़ी तो ठीक है, अदरवाइज इसको जानते जरूर थे। तो ये द्रव्य के तीन विशेषताएं थी, एक दोष को शमन करते थे और एक धातुओं को बढ़ा देते थे। तो उनको भी जानना जरूरी है, ताकि ये कहें कि यदि बीमार हैं आप तो इनका पथ्य मत करिए, ये कुपथ्य है। समझ रहे मेरी बात? वो इस बात को जानते थे कि अगर ये धातुएं, मान लीजिए कोई धातुएं बैलेंस फॉर्म में है, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र सब बैलेंस फॉर्म में है, वात पित्त कफ तीनों बैलेंस फॉर्म में है। अब कोई धातु ऐसी हो, कोई औषध ऐसा हो सकता है जो इनके जो बैलेंस फॉर्म में है इनको चेंज कर दे, परिवर्तित कर दे, तो उसको जानना जरूरी है। अगर जानना जरूरी है ताकि ये लगे कि जब आप बीमार हो तो उसमें ये चीज न दी जाए, या बीमार सही भी हो, आप स्वस्थ हो तब भी इनको न सेवन करें, न खाएं, ताकि आपको आपकी धातुएं प्रकोप न करें, नाराज न हो जाए, विषम परिस्थिति उसमें ना आ जाए, इम्बैलेंस फॉर्म में ना आ जाए। तो ये, इसको हम लोग कभी कभी उल्टा समझते हैं कि धातु प्रकोप मतलब धातु समाप्त, ना, उल्टा है। ये जानना जरूरी है कि धातुएं बढ़ाने का कौन सा हमारे द्रव्य हैं, कौन औषध है। तीसरा स्वस्थ हितकारक, ऐसे द्रव्य जो हम स्वस्थ हैं और हमारे लिए हितकारक है। तो स्वस्थ रहने पर भी हमारे लिए हितकारी कौन कौन से द्रव्य हैं, उनको भी हमको जानना चाहिए। तो वो ये औषध सूत्र है कि स्वस्थ है और हितकारक है, हम स्वस्थ रहने पर भी हमको हितकारक हो। तो यानी सब, अगर कोई चीज
इम्बैलेंस फॉर्म में हो तो ये इनको दवाइयों को दे करके, इनको औषधियों को दे करके वो स्वस्थ रखने में सहायक होते थे। ये आयुर्वेद के 6 घटक हैं। इस ये पढ़िए यहाँ कि महर्षस्ते ददृशुर यथा वद ज्ञान चक्षुषा। उन्होंने, महर्षियों ने क्या हुआ, ये वहां श्लोक में है, चरक में। तो सामान्य, विशेष, गुण और द्रव्य, कर्म और समवाय, ये 6 घटक हैं। सामान्य, विशेष और द्रव्य, गुण, कर्म और समवाय, इनको भली भांति जाना, अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, त्रिकालदर्शी होने के नाते उन्होंने देखा। और ये जो आयुर्वेद में लिखा हुआ है उसका सहारा लिया, उसमें सारी चीजों का भली भांति जानकर, भली भांति जाना, अच्छी तरह से जाना, और उनको सहारा लेकर के, इस आयुर्वेद का सहारा लेकर के उन्होंने उत्कृष्ट सुख और अविनाशी जीवन को प्राप्त किया। सुख को प्राप्त किया। सुख माने सुख आयु। हम लोगों ने कहा था सुख आयु, दुख आयु, तो सुख। अब ये द्रव्य है क्या जो उन्होंने पाया, क्या है? तो द्रव्य की परिभाषा किसी उसमें नहीं दी गई, नॉर्मली कहीं दिया जाता था कि इंग्लिश में, वो अगर आप मॉडर्न साइंस की बात करें तो उसमें लिखा है कि मैटर इज व्हाट विच कंसिस्ट स्पेस एंड वेट इन ए पर्टिकुलर टाइम। कोई किसी समय में जो स्पेस धारण करता है, मतलब कोई आकार है उसका, तो यानी स्पेस है, और स्पेस में कोई जगह है जितना धारण कर रहा, दूसरा उसका वेट है। ये डिफाइंड नहीं है, आयुर्वेद में बिल्कुल डिफाइंड है। यत्राशिता कर्म गुणा अकारणम समवायत तद्रव्यम। यत्र आशिता, जहां, यत्र माने जहां, आश्रित है क्या? कर्म और गुण। जैसे द्रव्य क्या है? जिस पर, यत्र, जहां पर आश्रित है कर्म और गुण, कर्म और गुण दोनों इसी पर आश्रित है, द्रव्य पर, द्रव्य के अंदर स्थिर है, द्रव्य के अंदर रहते हैं कर्म और गुण। और कारणम समवायत तद्रव्यम, जो द्रव्य समवायी यानी सबको मिलाने वाला एक कारण है, समवायी कारण है। कारण माने रीजन, कारण माने यही, इसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। यानी यह द्रव्य जो है वो उसी में गुण और कर्म स्थिर हैं, रहते हैं, और यही उनको मिलाने का कारण है। जैसे हमारा शरीर द्रव्य है, हम शरीर के अंदर जो हमारे गुण हैं, जो हमारे कर्म हैं, वो हमारे शरीर के अंदर स्थिर हैं, स्थित हैं, और हमारा शरीर इन सबको मिलाने का कारण है, कार्य नहीं। कारण माने कार्य, कार्य माने रिजल्ट, और कारण माने रीजन। जो रीजन है ये, इसी वजह से सब हो रहे हैं। हम जो काम कर रहे हैं हमारी वजह से हो रहा काम, तो वही है। यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायत तद्रव्यम, ये कारण बताया उन्होंने। तो ये द्रव्य की परिभाषा कह दिया। इसमें आप सब रख लीजिएगा, कोई बिल्कुल कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है, इतने बढ़िया डिफिनेशन है, बहुत बढ़िया। दूसरा कर्म क्या है उनका? प्रयत्नादि कर्म चेष्टित मुच्यते, यानी इच्छा, कोई इच्छा, प्रयत्न, चेष्टा, कोई प्रयत्न। तो अब कैसे? तो इसका पूरा श्लोक है कि सार्था गुरुवादयो बुद्धि और प्रयत्नांता परादय गुणा प्रोक्ता प्रयत्नादि कर्म चेष्टि मुच्यते। यानी उन्होंने कहा, उस पहले श्लोक में कहा था सार्था, अर्थ सहित, सा माने प्लस माने अधिक, सहित, और अर्था माने अर्थ, अर्थ माने का विषयों, अर्थ माने जो हमारे शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, यही तो हमारे हैं जो इंद्रियों के विषय हैं। क्या विषय है इंद्रियों के विषय? इंद्रियां इन्हीं से पहचानती हैं शब्द को, स्पर्श को, रूप को, रस को, गंध को। तो सार्था गुरुवादयो बुद्धि। अब क्या कहा कि जो ये हमारा विषय है, हमारे ज्ञान के कौन विषय है? इंद्रियों के विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो ये
सार्था इनके साथ, कौन? गुरुवादियो बुद्धि, गुरुवादी तो गुरु सर शीत मंद मृदु, पिछल जान सुजान और खर द्रव स्निग्ध सहित है, सूक्ष्म गुणों की खान, लघु कठोर स्थूल है, और श्लक्षण रुक्ष है शान, और तीक्ष्ण सांद्र है उष्ण सब, स्थिर विशद समान। 20 गुण है। सार्था गुरुवादियो बुद्धि। अब फिर बुद्धि कहा, तो बुद्धि क्या है? बुद्धि को भी सब समास में कहा गया। बुद्धि क्या है? ज्ञान है, चेतना है, स्मृति है, धृति है, धैर्य है, और अहंकार भी है। सार्था गुरुवादियो बुद्धि, बुद्धि में सब है। बुद्धि में ज्ञान भी है, चेतना भी है, स्मृति भी है, धृति भी है, और अहंकार भी है। यह है ज्ञान, तो ये बुद्धि है। तो सार्था गुरुवादियो बुद्धि, और फिर कहा प्रयत्नांता अपराध्य, प्रयत्न में जो समाप्त होता हो, प्रयत्न अंता, प्रयत्न में जो अंत हो रहा हो। तो प्रयत्न में अंत क्या हो रहा है? प्रयत्न में हो रहा, देखिए, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और प्रयत्न, 5 चीजें। तो इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, प्रयत्नांता परादय। फिर कहा पर, परादय पर आदि, पर आदि। तो पर कहाँ कहा? तो पर को हम लोगों ने कहा पर, अपर, संयोग, विभाग, पृथकत्व, अभ्यास, संस्कार, युक्ति और पर अपर। तो पर 10, पर, अपर, संख्या, युक्ति, विभाग, संयोग, पृथकत्व, अभ्यास और संस्कार। कितने हुए? 3, 3, 6, 3, 9, नहीं 10 होने चाहिए। पर, अपर, संयोग, विभाग, पृथकत्व, युक्ति, अभ्यास, संस्कार, संख्या, परिमाप। 10 सामान्य गुण जो है वो कह रहा है। तो वो सबको लिया था उन्होंने। सार्था गुरुवादयो बुद्धि और प्रयत्नांता परादय गुणा प्रोक्ता प्रयत्नादि कर्म चेष्टित मुच्यते। प्रयत्न आदि कर्म, माने प्रयत्न आदि चेष्टाओं को ही कर्म कहा जाता है। यानी कोई भी जिसमें गति होगी, कर्म क्या होगा? कर्म कोई गति होगी, मूवमेंट होगा, पुराने से हटेगा, आगे के ज्वाइन करेगा। तो ये आपका जो है गति है। तो पुराना जो है, जो भी पॉइंट है, उससे आपका संबंध हटेगा और नए से आप संबंध ज्वाइन करेंगे। तो इसमें 5 चीज बताई उन्होंने। कहा उत्क्षेपण, उठना ऊपर वाला, अवक्षेपण नीचे गिरना, आकुंचन कॉन्ट्रैक्शन, प्रसारण एक्सपेंशन, और गमन मूवमेंट। ठीक है, तो ये उनके 5 हुए। फिर एक और कारण, एक और परिभाषा दे दिया कि संयोगे च विभागे च, और कारण हम द्रव्यमाश्रितम, और कर्तव्य से क्रियाकर्म कर्म न निरपेक्षते। अब ये इस परिभाषा को देखिए। इस परिभाषा के आप दो टुकड़ों में बांट लीजिए। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम। संयोग और विभाग में जो कारण है, यही कारण है। कौन? जिसकी बात आप कर रहे हैं, कर्म। कर्म ही संयोग, मतलब जुड़ने में और अलग होने में, यही कारण है। और ये द्रव्य में आश्रित है। हम लोग पहले कह चुके हैं कि द्रव्य में वो कर्म और गुण दोनों आश्रित रहते हैं। तो भाई नेचुरली एक ये है, द्रव्य में आश्रित है, द्रव्य में अंदर रहता है, कर्म द्रव्य के अंदर रहता है। संयोग और विभाग में यही कारण है, यही संयोग कराता है, यही वियोग कराता है। पृथक बाहर हटाता है, यही पहले जुड़ाता है, यही हटाता है। तो यही है। लेकिन अब ये कारण तो हो गया। दूसरा कहा कर्तव्य से क्रिया कर्म, और कर्म नान्यपेक्षते,
किसी अन्य की अपेक्षा नहीं करता, डजंट वेट फॉर एनीबॉडी। कर्तव्य की क्रिया है कर्म। अब यहां कर्तव्य और अकर्तव्य आया, दार्शनिक विचार था, क्योंकि दर्शन हमारा आयुर्वेद दर्शन था, तो दार्शनिक विचार होने के नाते कर्तव्य की क्रिया कहा। कर्तव्य क्या है? कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है? कर्तव्य क्या है? जो कल्याणकारी भावना हो, उसके साथ कोई काम किया जाए तो कर्तव्य है। कोई व्यक्ति देखे, सड़क आप जा रहे हैं और कोई आदमी चोट खाकर गिर पड़ा है, घायल हो गया है, कोई उसके पास नहीं है, आपकी सहायता के लिए आपको तत्पर है, अपनी अपनी हानि लाभ की चिंता न करके जो लोक कल्याणकारी भावना के साथ किया जाए वो कर्तव्य है। अपना मत देखिए कि हमको ऑफिस जाना है, लेट हो जाएंगे, 5 रुपया कट जाएगा, 100 रुपया कट जाएगा। नो, अगर ये है तो ये आपने कर्तव्य नहीं किया, ये अकर्तव्य है। अकर्तव्य है। कर्तव्य क्या है कि आपको उस घायल है उसकी सहायता करनी है, उसको पहुंचाना है, वो तो मर जाएगा, अकेला है, वो घायल है, उसको सहायता जरूरत है, तो आप अपने लाभ हानि की चिंता नहीं करके लोक कल्याणकारी भावना के साथ जो कर रहे हैं वो कर्तव्य है, और इसके विपरीत जो काम कर रहे हैं वो अकर्तव्य है। तो ये दार्शनिक विचार है। खैर, हम लोग उस पर चिकित्सा में नहीं यूज कर रहे हैं उसको। अब चिकित्सा में हम लोग कहाँ यूज करेंगे? कर्तव्य की क्रिया ही कर्म है, और अब ये जो कर्म है, ये कर्म अपने जब शुरू करता है काम, तो किसी की अपेक्षा नहीं करता, वो किसी का वेट नहीं करता, कि शुरुआत करने की बात नहीं करता, वो ये नहीं कहता कि पहले आप कर दीजिए तब मैं करूंगा। नो। एग्जाम्पल, आपने भोजन, आपने खाना मुंह में डाला, वो आपने चबाना शुरू किया उसको, है ना, मेस्टिकेशन कह लेते हैं साइंस की भाषा में, मेस्टिकेशन, बोलस बना। अब बोलस बनने तक तो आपके कंट्रोल में है, बोलस जब फॉर्म हो जाता है तो वो मेडुला की कंट्रोल में चला जाता है, और मेडुला क्या करती है? मेडुला उसको स्वेलो करा देती है, तो मेडुला कंट्रोल में है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आपके ऑटोनोमिक सिस्टम के अंदर है, वो आप उसको रोक नहीं सकते, वो अपने आप चला जाएगा। तो और फिर उसके बाद आपका वेट नहीं करेगा कि आप जब कहें कि बोलस तुम नीचे जाओ ना, एसोफेगस में जाएगा, फिर स्टमक में जाएगा, वहां पर जाएगा, चर्निंग शुरू हो जाएगी, वहां से 3-4 घंटे, डजंट वेट फॉर एनीबॉडी जस्ट टू मेक ऑर्डर, वो तो अपने आप हो रहा है, स्वनियंत्रित प्रणाली है उसकी शरीर की। तो ये कर्म है, ये एग्जाम्पल चिकित्सा में एग्जाम्पल। तो अगर कर्तव्य की क्रिया ऊपर से नीचे जा रही है तो कर्तव्य की क्रिया है, लेकिन अगर यही वोमिटिंग होने लगे तो ये कर्तव्य की क्रिया नहीं कही जाएगी, ये अकर्तव्य होगा। ठीक। गुण क्या है? समवायी तो निश्चेष्टा कारण गुण, ये समवायी है, समवायी है, ये क्या है कि ये समवायी भाव से रहता है, किसमें? किसी द्रव्य में रहता है, स्वयं निष्क्रिय है, लेकिन यही कारण है द्रव्य के लिए, यही पहचान दिलाने का कारण है, इसी की वजह से पहचान होती है। आपका व्यक्तित्व कितना प्रभावशाली है ये आपका गुण बताता है, आपका गुण आपके अंदर रहता है, मेरा गुण मेरे अंदर है। आप जब किसी को कहते हैं कि आप बड़े परोपकारी हैं, ये परोपकार उसका गुण है, उसके शरीर के अंदर है, उसके उस द्रव्य में उसके अंदर है, स्वयं निष्क्रिय है, मूवमेंट नहीं करता, डजंट मूव। कर्म तो मूवमेंट के बिना संभव नहीं कर्म, लेकिन ये तो निश्चेष निष्क्रिय है, कारण गुण, यही कारण है, इसी कारण से द्रव्य की पहचान होती है, यही कारण है, जो यही कारण रूप है, यही आपका रीजन है, इसी की वजह से आप, इसी के वजह से
आपकी पहचान होती है। आप समयनिष्ठ हैं, ये गुण है आपका। आप परोपकारी हैं, आप उदार हैं, आप बहुत भले मानस हैं, आप सबके कल्याण की कामना करते हैं। ये सब आपके गुण हैं जो आपके शरीर के अंदर हैं और निष्क्रिय भाव से आपके शरीर के अंदर द्रव्य में है। तो आपका शरीर द्रव्य है, उसमें निष्क्रिय रूप से पड़े हुए हैं, लेकिन इन्हीं की वजह से द्रव्य की पहचान है। तो द्रव्य के गुण कर्म हम लोग पढ़ते थे। आकाश के क्या है, देखिए गुण और कर्म क्या है। आकाश का गुण मृदु है। मृदु माने सॉफ्ट है, लघु है, कहीं भी प्रवेश कर जाता है, लघु। दूसरा दूसरे में प्रयोग करिएगा, देखिए इन सब का प्रयोग इस रूप में भी है कि ये क्या कर सकते हैं। तो मृदु माने सॉफ्टनेस, इसको ऐसे, अब द्रव्य के संदर्भ में हम लोग अपने संदर्भ में देखते हैं, हम लोग एक्यूप्रेशर में हैं, अपने संदर्भ में ले, और हम लोग जो जो वहां का है ये आयुर्वेद का है, तो आयुर्वेद के, आयुर्वेद में द्रव्य है, आयुर्वेद में कोई द्रव्य दिया जाता है तो उसके, तो वो क्या है जो द्रव्य मृदुता लाए आपके शरीर में, वो उसका गुण है। जो लघुता लाए, आपको पहले से अंदर शरीर के किसी चीज को लघु बना दे, वो सूक्ष्म बना दे, सूक्ष्म बना दे, मतलब कोई एक दूसरे के साथ मतलब कोई रिएक्शन न करे, रेजिस्टेंस न करे, वो सूक्ष्म है। और शब्द, शब्द उसका गुण ही है। तो ये अपने 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 संदर्भ में हम लोग यूज करें कि जो किसी ऑर्गन को हमको जहां सॉफ्टनेस की आवश्यकता वहां सॉफ्ट कर दे। लघु माने कहीं भी, ये आकाश सूक्ष्म जगह पर भी, आकाश माने स्पेस समझ लीजिए, तो स्पेस कहीं भी पहुंच जाएगा, लघु है पहुंच जाएगा। सूक्ष्म है, वो कहीं भी एक छोटी सी कैविटी भी होगी वहां पहुंच जाएगा आकाश। और सूक्ष्म है, रेजिस्टेंस नहीं देता। तो बॉडी में जहां जहां रेजिस्टेंस ना हो वहां वहां आकाश। शब्द, कोई बॉडी जो जो आपका काम कर रहा है, सब अपने आप काम हो रहा है, लेकिन शब्द नहीं है। हार्ट फंक्शन कर रहा है, कहीं आपको सुनाई पड़ता है, लंग्स काम कर रहा है, कहीं सुनाई पड़ता है, स्टमक काम कर रहा है, कहीं सुनाई पड़ता है, नो। अब जब सुनाई पड़ने लगे तब हम समझे कि प्रॉब्लम है। फिर कर्म क्या है, मृदु से मार्दव, मृदुता। सौशीर माने छिद्रयुक्त, जैसे हमारा शरीर है छिद्रयुक्त है, उसमें पोरस है, पोर्स बने हुए ना, पोर्स, और उससे निकलता है कौन, पसीना निकलता है। तेल मालिश करते हैं, तेल मालिश अंदर चली जाती है। तो ये सब लाघव, लघु से लाघव, लाघवकारी, छोटा बनाने वाला। दूसरा वायु का गुण क्या है, लघु है, वो भी लघु है, देखिए वो भी लघु है, लेकिन वो मृदु नहीं है। देखिए वो शीत है, ठंडा है, हवा ठंडी ठंडी हवा है, कहते नहीं कि ठंडी हवा चल रही है। रुक्ष है, रूखा कर देती है, जाड़े के दिनों में देखिए रूखा। खर, खर टेढ़ा कर देती है, टेढ़ा भी कर देती है, बांस वगैरह को देखिए टेढ़ा कर देगी। सूख, वायु जो है सुखा देती है उसको, और खरता कर ला देती है, टेढ़ापन ला देती है। विशद, विशद बहुत बड़ा वो है। विशद का मतलब स्पष्ट भी है, विशद का मतलब साफ भी है, विशद का मतलब ट्रांसपेरेंट भी है, विशद के बहुत बड़े मीनिंग है। तो विशद जो है, विशद भी करती है वायु। सूक्ष्म, छोटा कर देती है, सूक्ष्म जो है आकाश का भी सूक्ष्म है, और स्पर्श, और चंचल है, और बहुत मूवमेंट वाली है, गतिमान, गतिशील है, ये वायु का गुण है। कर्म क्या है, रुक्ष से रौक्ष, रुक्ष से रौक्ष बना, विशद से वैशद्य बना, लघु से लाघव बना। और दो और इसके वो है जो विचार याद कर लीजिएगा। कर्म क्या है, ग्लानि और विचार। वायु इनिशिएटर है, आगे पढ़ेंगे आप लोग। वायु इनिशिएटर है, सब कुछ इनिशिएट करती है, मन को कंट्रोल करती है, वायु भगाती भी है, सबको वही करती है। तो जो ब्रेन के नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रही हो, उसी में तो विचार आएगा। और अगर विचार आएगा, यही गुण की वजह से
जो कोई भी इनिशिएटर माने बोलना, हंसना, दौड़ना, खेलना, कूदना वायु की वजह से है। कोई भी मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट होगा वायु की वजह से है। तो वो ब्रेन में भी मूवमेंट कोई हो, ब्रेन में भी कोई मूवमेंट हो रहा है, सोच रहा, विचार रहा, मूवमेंट हो रहा है, सोच रहा, विचार रहा। तो विचार जो है ये वायु का गुण है, कर्म है। और विचार अगर आएगा तो उसी के अंदर तो ग्लानि आएगी। ग्लानि माने दुख होना, उदासी हो जाना। तो जब विचार करने वाला है वही तो सुख दुख का ज्ञान का करेगा, तो ग्लानि भी आएगी। तो ग्लानि उसका आधार है। इसलिए कर्म वायु के साथ कर्म वायु के साथ जो कर्म जुड़ा वो ग्लानि और विचार का है। ये याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है ये प्रश्न हमेशा। तीसरा, अग्नि उष्ण है, तीक्ष्ण है, तीखी है, छू जाती, मतलब कहीं टच हो जाए तो देखिए जलन। सूक्ष्म ये भी है, कहीं भी प्रवेश कर जाएगी। लघु ये भी लाघवकारी है, ये भी लाघवकारी है आयुर्वेद के हिसाब से, और हमारे लिए भी। रुक्ष है, रुखी ये भी है जैसे वायु है। विशद ये भी है, ये भी बिल्कुल विशद साफ कर देती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर देती है, पका देती है, बढ़िया कर देती है। रूप, रूप ये है, मतलब जो भी आप देखते हैं वो इसी वजह से है। कर्म क्या है? दाह, दाहकता है इसमें, पाक पका देती है। प्रभा जो कांति है वो इसकी वजह से है, प्रकाश इसी वजह से है। और वर्ण, आपका जो चेहरे का निखार है वो वर्ण इसकी अग्नि की वजह से। जल द्रव है, द्रव माने लिक्विड। स्निग्ध है, चिकना है। शीत है, ये भी शीतलता है, वायु शीतल है, लेकिन इसकी शीतलता में ये द्रव है और ये मंद है और ये मृदु है। और देखिए वायु मृदु नहीं है, शीतलता दो में है, एक वायु में है एक जल में है। लेकिन यह शीतल है, ये स्निग्ध है, ये मंद है। मंद माने धीमा है, मृदु माने सॉफ्टनेस लाता है, ये पिछल है, चिपचिपा है, और ये रस है। तो वायु और जल में ये अंतर है, दोनों शीतल वाले हैं, लेकिन उसकी शीतलता में रुक्षता है, खरता है, इसकी शीतलता में मंदता और मृदुता है, स्निग्धता है, पिछल है, चिपचिपा जरूर, स्निग्ध है, बड़ा कोमल त्वचा, जैसे कहते हैं ना स्निग्ध त्वचा। कर्म क्या है? उत्क्लेश, गीला करना। उत्क्लेश माने गीला करना। स्नेह, स्नेह माने रिलेशनशिप बनाना, बंधन। इसी की वजह से सारा है, बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग इसी वजह से बनी, जल की वजह से। सीमेंट, गारा, मोरम सब कुछ मिलाइए, जल मिला दीजिए तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। वही रिलेशनशिप है जो पराभौतिक और भौतिक दोनों बंधन करता है, एक दूसरे को बांधता है रिलेशनशिप में। विषयंद है, विष को बाहर निकालने वाला यही है, अपने में समाहित कर लेता है और बाहर निकाल देता है, किडनी निकाल देती है उसको। मार्दव, मृदुता, मार्दव मृदु से मार्दव। और प्रहलाद, इंद्रियों की प्रसन्नता। कैसे प्रसन्न होते हैं? हमने पानी पिया और कहा हमारी इंद्रियां तृप्त हो गई, खूब प्यास लगी थी, आए आपने पानी पिया, बड़ा आराम हुआ। ये इंद्रियों की प्रसन्नता ये है। पृथ्वी है, गुरु है, सबसे भारी है। खर है, ये भी खर है, खर वो भी था। वायु, ये भी खर है, लेकिन वायु कठिन नहीं, ये कठिन है। जल मंद है, ये भी मंद है, लेकिन ये स्थिर भी है, वो तो केवल मंद है। तो अंतर वहां हो गया। गुरु है, खर ये भी है, वायु भी है, कठिन है ये, वायु नहीं है। मंद है, जल भी है, लेकिन ये स्थिर है, जो जल नहीं है। विशद है, विशद और भी है, वायु भी, अग्नि भी है, और ये भी है, लेकिन इनकी विशेषता में ये सांद्र है, बड़ा कंसंट्रेटेड है, स्थूल है, बड़ी है, और गंध इसका गुण है। और उपचय, संघात, गौरव, गौरता मतलब बढ़ाती, गुरु से गौरव बढ़ाने वाला। और उपचय, उपचय मतलब जोड़ते हैं, संघात करती है, बढ़ाती है। मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म वाले जो कंसेप्ट है, इसी में संघात, जोड़ती है। और स्थिरता, स्थिर है, स्थिर से स्थिरता। ये जो गुण है ये हमारे विशिष्ट गुण वाले हैं। गरिमा मैडम? जी सर। ठीक है? जी जी।
हाँ, तभी हम लोग तो 8:30 तक चलना है, अभी तो बहुत समय है ना। ठीक है सर, 1 घंटा है। जहाँ जहाँ कुछ आपको पूछने में लगे वहां पूछ लिया करिए। जी देखिए सर। ये आयुर्वेद जो है, जब तक आप बढ़िया समझ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जहां पूछना हो वहां तुरंत पूछे, सो दैट कि फिर आपको ये चैप्टर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जब, क्योंकि आयुर्वेद एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत जानने की जरूरत नहीं है। अभी तक जो पढ़ा है उसमें कुछ पूछना हो पूछ लीजिए, कोई बिल्कुल निश्चिंत होकर के। ठीक है सर। फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ये सामान्य विशेष। तो हमने गुण पे चर्चा कर लिए, अब हम लोग कह रहे हैं सामान्य विशेष। तो ये सामान्य विशेष की अवधारणा क्या है? तो वो उन्होंने श्लोक कहा कि सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम। सभी भाव में, कोई भी भाव हो, सर्वदा माने हमेशा, सर्वभाव माने कोई भाव में, ठंडा गर्मी हंसी, वो जो भी चीजें हैं, अगर आगा सामान्य की बात करेंगे तो वो वृद्धि का कारण है, वो वृद्धि लाता है। सामान्य होगा और सामान्य मिल जाएगा तो वृद्धि हो जाएगी। सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति उभयस्वतु। कह रहे हैं कि दोनों में क्या है, ह्रास के लिए अगर कमी करना है तो विशेष का करिए, और सामान्य तो वृद्धि का कारण है, लेकिन ह्रास के लिए विशेष का सहारा लेना पड़ेगा। यही प्रवृत्ति दोनों में है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि संसार में, कंसेप्ट यहां से शुरू हुआ, संसार में कोई भी दो प्राणी, दो पदार्थ, दो वस्तुएं, दो भाव एक से नहीं है, कोई भी नहीं है। ठीक, अब जब एक से नहीं है, सभी विशेष हैं, तो सामान्य की अवधारणा क्यों लेनी पड़ी? सभी विशिष्ट हैं। आपके अंदर जो गुण है, जो गरिमा मैडम में गुण है, कर्म है, वो दूसरे में नहीं। चाहे जितना भी हो, चाहे जितना भी सही हो, चाहे जितना भी हो, 99% हो सकता, 100% नहीं हो सकता। न भाव में, न द्रव्य में, न गुण में, न कर्म में, किसी में नहीं हो सकता। जो वो हैं वो कोई उनके घर का सदस्य नहीं हो सकता, चाहे वो नारी क्यों ना हो, कोई नहीं हो सकता। न पुरुष न नारी, कोई नहीं हो सकता। हम जो है, मेरे अंदर जो गुण कर्म है वो दूसरे में नहीं हो सकता। तो मैं विशिष्ट हूं, सब विशिष्ट है। संसार में सभी विशिष्ट हैं, कोई भी दो सामान्य नहीं है। अब ये प्रॉब्लम इससे ये हुई कि भाई अगर सभी विशिष्ट हैं तो तय कैसे होगा, कैसे कुछ कैलकुलेशन होगा, कैसे कोई परिमाप होगी, कैसे कोई संख्या ली जाएगी? तो इनके लिए एक अवधारणा हो गई कि कुछ चीजें जो कॉमन हैं, कुछ चीजें जो सामान्य हैं, उनके आधार पर सामान्य और विशेष, सामान्य का कंसेप्ट लाया गया। क्या सामान्य है? हम 4 पैर से चलते हैं, पशु जो है 2 पैर से चल रहे हैं। नहीं, हम 2 पैर से चल रहे हैं, वो 4 पैर से चल रहे हैं, पशु में अंतर हो गया। वृक्ष स्थिर है, हम चलायमान हैं, में अंतर हो गया। तो ऐसे सामान्य और विशेष की अवधारणाएं आ गई। कुछ चीजें कॉमन थी, उनसे अंतर किया गया। ये पशु है, ये नदी है, ये जल है, ये वृक्ष है, ये पीपल का वृक्ष है, सब वृक्षों में कुछ कॉमन था, तो वो कॉमन देखा गया कि ये वृक्ष है, तो इस तरह इस फैमिली के वृक्ष है। फिर ये वृक्ष है, इस फैमिली के वृक्ष है, तो फैमिली कर दी गई। फिर उनके सबके नाम दे दिए गए। वृक्ष तो है, पत्तियां हैं, लेकिन क्या पत्तियां डिफरेंट है? तो ये बरगद का है, ये पीपल का है, ये गूलर का है, ये आम है, ये नीम है, ये महुआ है, ये साखू है। ये सारी चीजें ऐसे कंसेप्ट आई। फिर जानवरों में ये सिंह है, ये शशक है, ये हिरन है, ये सारे, ये बाइसन है, सब कंसेप्ट आया। फिर नारी है, ये पुरुष है,
ये बच्चा है, ये बड़ा है, इसका है। तो ये सब सामान्य और विशेष की अवधारणा के साथ आते चले गए, और इसलिए संख्यात्मक रूप से हम लोग काम करने में, जैसे अब इन भाव में क्या हुआ, द्रव्य गुणकर्म, द्रव्य पुरुष के द्रव्य के गुणकर्म, शरीर का संरचना नारी से भिन्न है। तो अगर 5 पुरुष कहीं पर हैं और एक छठवां पुरुष आएगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि 6 हो गए, यानी संख्या में वृद्धि हो गई। लेकिन 5 में अगर एक नारी आ जाए, 5 पुरुष के बीच में नारी आ जाए तो संख्या में वृद्धि नहीं होगी। तो ये विशेष के कारण हो गया, ये विशेष, क्योंकि विशेष आया तो विशेष ने बढ़ाया नहीं चिकित्सा में। अब वो अभी चिकित्सा नहीं, गेहूं हमने लिया, चना मिला दिया, तो चना और गेहूं, चना अलग अलग क्वालिटी का है, अलग चीजों का है, तो चना को गेहूं को अलग कर सकते हैं। अब गेहूं में गेहूं मिला दिया तो सामान्य है, तो वो बढ़ गया। लेकिन चना में गेहूं मिला दिया तो बढ़ा नहीं, बल्कि उसको अलग कर सकते हैं, वो विशेष है। चिकित्सा में ठंडक हुई और ठंडक में हमने और ठंडक बढ़ा दिया तो हमारे भावों की वृद्धि हो गई, यानी ठंडक और बढ़ गई। और ठंडक में गर्मी ला दिया तो विशेष का यूज किया तो हमारी, तो इनसे चिकित्सा में यह हुई कि जब कभी कोई किसी भाव को बढ़ाना हो तो उसको उसी भाव को और ऐड कर दीजिए। इसमें गर्मी और गर्मी कम है, गर्मी लानी है तो और गर्मी ऐड कर दीजिए। ठंडक कम है और ठंडक उसको दी, और ठंडक ठीक हो जाए। जल की कमी है, जल बढ़ा दीजिए तो और जल बढ़ जाए। और जल की अधिकता है तो अग्नि ला दीजिए तो जला दीजिए उसको। ये कंसेप्ट के वजह से आपका सामान्य और विशेष का आया। सामान्य में एकत्व कर्म, सामान्यम एकत्व, यहां एक शब्द छूटा हुआ, एकत्व कर्म, सामान्यम में एकत्व कर्म का छूटा हुआ है। सामान्य में एकत्व कर्म विशेषत्व पृथकत्व करता, पृथक करता है। तुल्याता ही सामान्य, विशेषत्व विपर्य, विपर्य विषय नहीं, विपर्य विपरीत वाला, विपर्य, ठीक है। तो विपरीत भाव, समानार्थकता को सामान्य कहते हैं और विशेष भावों को विपर्य कहते हैं। ये इन आधारों पर हमारा सामान्य विशेष। अब देखिए सामान्य विशेष, आप ब्रह्मांड में कोई बात हो तो कहेंगे कि ब्रह्मांड हमारा सामान्य है, तो हम कह देंगे कि हम पृथ्वी में रहते हैं तो पृथ्वी हमारा विशेष हो जाएगा। फिर हमने पृथ्वी में कहा कि भाई पृथ्वी, तो पृथ्वी में हो, पृथ्वी सामान्य हो गई, और हमने कह दिया कि हम भारत में रहते हैं तो पृथ्वी में रहते हुए पृथ्वी सामान्य हो गई, हम भारत में विशेष हो गए। फिर भारत में रहते हुए हमने कहा कि हम उत्तराखंड में रहते हैं तो भारत हमारा सामान्य हो गया, उत्तराखंड विशेष हो गया। उत्तराखंड में कहते हैं कि हम उत्तराखंड में चमोली में रहते हैं तो चमोली हमारा जो है वो विशेष हो गया और उत्तराखंड सामान्य हो गया। फिर चमोली में कह दें कि राजनंद नगर में रहते हैं मान लीजिए, तो राजनंद नगर जो है वो विशेष हो गया और चमोली जो है सामान्य हो गया। फिर उसमें हम कह दें मकान नंबर 536 में रहते हैं तो मकान नंबर 536 जो हमारा विशेष हो गया और हमारा राजनंद नगर जो है हमारा सामान्य हो गया। ठीक है, ये अवधारणा है। सामान्य। इस अवधारणा के आधार पर कैलकुलेशन में आसानी रही, पूरी चीजों को हम लोग कैलकुलेट कर सके, अदरवाइज कैलकुलेट करना ही संभव नहीं होगा। तो ये अब बचा एक, ठीक है, वही पढ़िएगा बहुत बढ़िया। ये वही कंसेप्ट है जो हमने बताया, वही कंसेप्ट सामान्य की अवधारणा है। वही कह रहे हैं, कोई चीज जो है जैसे वहां इन यांग था, यांग, वैसे यहाँ पे सामान्य विशेष की अवधारणा इसी तरह है कि कभी कोई सामान्य ऐसा नहीं कि सामान्य हमेशा रहे, सामान्य है विशेष हो गई जैसे जैसे। तो वही सामान्य
अब देखिए इसमें लिखा हुआ है, जैसे कह रहे हैं कि एक ही सत्ता परिस्थिति के अनुसार सामान्य विशेष अवधारणाओं को, सामान्य रूप से कोई एक चिकित्सक हो सकता है, वही व्यक्ति विशेष रूप से हृदय रोग विशेषज्ञ है। तो सामान्य में कहेंगे चिकित्सक सामान्य हो गया और हृदय रोग विशेषज्ञ हमारा विशिष्ट हो गया। ठीक है। उपचार की दृष्टि से उंगली संख्या 3 पे हम लोग क्या करते हैं हम लोग उपचार अग्नि करते हो, आंखों करते हैं। और अगर बाई आंख करना हो तो बाई आंख का इसमें करेंगे, दाई आंख का राइट में करेंगे, फिंगर नंबर 4 में। तो विशेष हो गया ना, दाहिनी आंख का उपचार विशेष वाला उपचार हो गया। ठीक। तो इस तरह भी हम लोग, और हम लोग आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग इन्हीं पर अवधारणाओं पर सामान्य विशेष की अवधारणा रखते हैं। ये सामान्य तो है, ये विशेष भी हो सकती है, क्योंकि दूसरी जगह आप कर रहे हैं तो विशेष भी है, इस रूप में भी योग करते हैं। तो आप आगे पढ़िएगा। अब बचा एक, अब देखिए ये वाले भी पढ़ लीजिए, इसको भी पढ़ देते हैं। ये जो कहा गया है तम, अब इन्होंने क्या किया, ऐसा देखिए इन सारे में तम से लेकर के आत्मा में, तम एक कंसेप्ट है, आयुर्वेद ने नहीं कहा था, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में है तम। जब कभी आयुर्वेद कोई स्पष्ट पूछे स्पष्ट रूप से कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में कितने, तो 10, और आयुर्वेद ने पूछे तो 9, उसमें तम नहीं है। ठीक। तो अब देखिए इन्होंने क्या किया, जो सामान्य, इन सब में सामान्य सारे गुण है, सामान्य गुण सब में है, तम में भी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा मन आत्मा सब में है, लेकिन इन्होंने उसको भी कह दिया सामान्य का विशेष रूप। कैसे? अब यहां से शुरू करिए, पहले लीजिए तम और आत्मा को। तो तम, पर और अपर दोनों के अर्थ आयुर्वेद या हिंदी साहित्य में बराबर मिलेंगे, मतलब वही मिलेगा। पर को अपर भी कहा गया है, अपर को पर भी कहा गया है। क्लियर? ये पहले धारणा समझ लीजिए, फिर हम आगे पढ़ना समझिए। पर और अपर में कोई भेद नहीं है डिफिनीशन के हिसाब से। पर को अपर भी कहा गया, अपर को पर भी कहा गया है। लेकिन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हम लोगों ने स्पष्ट अलग अलग अवधारणाएं कर दिया। अपर को हमने ये माना, पर माने पराया, पराय के रूप में। तो तम से हम अलग हुए हैं, तम से हमारी सृष्टि हुई तो हम अलग हुए, तो हम पर, तो हम तम को हमने पर कह दिया। आत्मा हमारे शरीर के अंदर है तो उससे हम वो अपर माने नजदीक, जुड़ा हुआ। अपर माने जुड़ा हुआ, पर माने पराया, अपर माने बिल्कुल सगा। तो आत्मा हमारे शरीर के अंदर, इसलिए हम लोग अपर कह दिया और पर को हम कह दिया दूर। तम से हम दूर हुए। पहला इसका 2 हो गया। अब आ जाइए सीधे आप जल में। जल संयोग करता है, जल हमने कहा ना संयोग, जोड़ता है। तो संयोग, 4 चीजें जुड़े तो वो संयोग, वो जल। तो जल को हमने कहा कि जल का जो इन सामान्य में से जो विशिष्ट गुण है वो उसका है संयोग, जोड़ता है वो। अग्नि क्या करती है? अग्नि विभाग करती है, फ्रैक्शन में बांटती है। अग्नि ब्रेक करने का, विभाग का एक अर्थ। एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, वैद्य जी के पास गए, उन्होंने आपको इतने एक पुड़िया बना के दिया और कहा इसके 60 पुड़िया बना लीजिएगा। अब आप 60 पुड़िया बनाने जब आए तो द्रव्य तो वही है, द्रव्य के गुण में अंतर नहीं हुआ है, लेकिन उसको विभाग कर दिया गया है। 60 पुड़िया बना ली गई है, उसमें वही द्रव्य है, हर पुड़िया में वही द्रव्य है। तो यहां कोई क्वालिटी में अंतर नहीं हुआ, लेकिन उसके फ्रैक्शंस तमाम तैयार हो गए, क्वालिटी में अंतर नहीं हुआ। तो ये विभाग हो गया। अग्नि विभाग करती है। वायु क्या करता है? पृथकत्व करता है। पृथकत्व माने पृथक कर देना, अब उससे संबंध नहीं रखना। हमने उसको समाज से निकाल दिया है। हमने एक चीज, शरीर में क्या चीज निकाला? हमने स्टूल को बाहर कर दिया। एलाई के माध्यम से हमने कहा ना, सार सार गह लिया और थोथा हमने उड़ा दिया। तो ये जो है, ये पृथकत्व वायु का गुण है। वायु
एक जगह से दूसरी जगह को तमाम चीजों को परिवर्तित करती रहती है, बाहर निकालती रहती है, तो वही वायु जो है पृथकत्व करती है। तो ये पृथकत्व इस रूप में, तो विभाग में और पृथकत्व में ये अंतर है। विभाग सेम क्वालिटी अनेक फ्रैक्शंस में है, वो उसकी क्वालिटी अंतर है, क्वालिटी में अंतर है, उसके गुणों में अंतर है, वो गुण बिल्कुल वेस्ट प्रोडक्ट है, इसलिए उसको पृथकत्व। अब पृथ्वी परिमाप के संदर्भ में पृथ्वी को माप सकते हैं, लंबाई चौड़ाई, उसका क्षेत्रफल, उसका ये सब माप सकते हैं कि कितना वन है, कितना लोग रहते हैं, कितना, ये सब माप सकते हैं। इसलिए पृथ्वी को परिमाप से जोड़ा गया। काल को संख्या के रूप में इसलिए किया गया कि भाई हम कहते हैं कि 12 महीने 6 ऋतुएं, 12 ये शरद और ये ऋतुएं, तो 6 ऋतुएं आ रही हैं, 12 वो हो रहे हैं, 365 दिन हो रहे हैं, ये इन रूप में मानते हैं, 24 घंटे इन रूप में मानते हैं। तो काल को संख्या के साथ जोड़ दिया गया। दिशा को हमने कहा कि अब अगर हम कोई एक जगह दाना शुरू कर दें तो हम धीरे धीरे अभ्यासित हो जाते हैं, और बाद में क्या होता है कि अगर हमको, जैसे आप पशुओं को देखिए, अगर उनकी आंखों में एक जगह जाते हो एक उसमें, तो उनकी आंखों में पट्टी बांध दीजिए तो भी उसी जगह पहुंच जाएंगे। उनको मालूम है कि डायरेक्शन ये है कि वो ये स्मृति के आधार पर, और क्योंकि अभ्यास कर रहे हैं वो लगातार, तो दिशा को अभ्यास के साथ जोड़ा गया, मन को संस्कार के साथ जोड़ा गया। अभ्यास जब लगातार किया जाए तो वो संस्कार में बदलता है, तो उसमें और परिवर्तन भी होता है। संस्कार केवल उसी अभ्यास को बार बार करना संस्कार नहीं है, संस्कार में कुछ क्वालिटी में भी अंतर होना चाहिए, आपकी क्वालिटी भी कुछ परिवर्तित हो, यानी आप अधिक, पहले अगर आप समयनिष्ठ है, आप बढ़िया पढ़ते हैं, सब चीज का अभ्यास है आपका, तो धीरे धीरे क्या है, संस्कार आपके बदलते हैं और आप क्या करते हैं, आप और अधिक परिमार्जित परिष्कृत होते हैं, आप कुछ और गुणों को आत्मसात करते हैं। ये संस्कार है, केवल अभ्यास का नहीं कि भाई आपने किया और वही चीज होगा ना, इसके साथ साथ आप संस्कार में कुछ और क्वालिटी, मतलब इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी करते हैं, आप और उदारवादी हो जाते हैं और अधिक सहिष्णु हो जाते हैं। तो ये जो आपका एलिमेंट है वो संस्कार में कन्वर्ट होता है। अब बचा केवल एक आकाश का, जो बचा एक युक्ति, तो युक्ति को हमने आकाश से जोड़ दिया। युक्ति को आकाश से क्यों जोड़ा गया ये मुझे नहीं मालूम, जिसको मालूम हो उनसे पूछ लीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम। क्योंकि हम तो मान रहे हैं कि जब और हमारे 9 मिल गए तो 10वां हम लोगों ने उससे ऐड कर दिया। तो इस तरह ये सामान्य और इसकी बात आ गई, ठीक है, विशेष तो हमको मालूम ही है। अब बचा एक समवायो अपृथक भावो द्रव्यादीनाम, भूम्यादीना लिखा हुआ है, कहीं द्रव्यादीना लिखा मिल सकता है, द्रव्याद या भूमि, भूमि भी द्रव्य है और वो भी द्रव्य है, द्रव्य भी द्रव्य है। तो समवायो अपृथक भावो और द्रव्यादीना गुणमतः स नित्यो यत्र हि द्रव्यम न तत्र नियतो गुणः। अब ये देखिए, कह रहा है कि भूमि आदि द्रव्यों का, ये भूमि या द्रव्य का, कोई भी द्रव्य, जो भी द्रव्य है, भूमि आदि द्रव्यों का अपने अपने गुणों के साथ अपृथक भाव रहना ही समवाय है। समवाय कारण की जो बात हो रही थी, अब समझ में आया। वो कह रहे हैं कि जो चीज है वो उसमें मिलजुल करके ऐसे भाव से रह रहा है कि उसको अलग नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। ये उनका समवाय भाव है। वो समवाय नित्य है, नित्य माने कॉन्टिन्यूअस है, ऑल एग्जिस्टिंग है, हमेशा, एवरी टाइम एग्जिस्टिंग है, वो आज खत्म नहीं हो सकता। नित्य माने, अनित्य माने नष्ट होने वाला, नित्य माने हमेशा चलने वाला, वो नित्य है समवाय। क्यों? क्योंकि जहां द्रव्य रहेगा, अगर द्रव्य है तो ऐसा नहीं है कि गुण बाहर चला जाए ना, क्योंकि गुण तो द्रव्य में आश्रित है। हम लोगों ने पहले पढ़ा यत्राश्रिता कर्म गुणा और कारणम समवाय तद्रव्यम। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि जहां द्रव्य है वहीं के उसके अंदर गुण और कर्म रहेंगे। तो जब जहां द्रव्य है वहां गुण, ऐसा नहीं कि गुण कहे कि हम कल आएंगे ना, आज द्रव्य आया है तो इसी द्रव्य में गुण आ चुका, क्योंकि वो स्थिर है, वो अंदर है, निश्चेष्ट है, निष्क्रिय है।
मूवमेंट नहीं करने वाला है, तो वो तो रहेगा ही, उसकी अनिश्चितता नहीं है जो कहे कि नहीं भैया हम कल आएंगे। नो, इट हैज कम, वो आ चुका है, तो ये उसका है। तो ये समवाय कारण है, ऐसे रिलेशनशिप से जुड़ना हो कि हम लोग अलग न हो सके। इस और यही चीज हम लोगों ने, हमारा जो समवाय फाउंडेशन है, यही कंसेप्ट है। हम समवाय भाव से सबके साथ जुड़े हुए हैं, कि हम अप्रत्यक्ष भाव से लोगों से जुड़े हुए हैं, और जिसके साथ भी हमारा संपर्क है हम नहीं छोड़ना चाहते। ये हमारा इसी सेंटेंस से, इसी उससे लिया हमने समवाय फाउंडेशन। तो ये है। अब उन्होंने उदाहरण दिया कि कहाँ जो भी गुण है, जैसे कोई आकाश द्रव्य है, तो जो कर्म भी उसका आप तो कर्म भी है और गुण शब्द है, तो दोनों चीज रहेंगे, दोनों का समवाय कारण द्रव्य है, और दोनों द्रव्य और गुण कर्म दोनों उसी में रहेंगे, द्रव्य में ही गुण और कर्म आश्रित रहेंगे। क्योंकि जब ये कोई गुण नष्ट होगा, कोई गुण समाप्त हो जाएगा, तो द्रव्य नहीं रहेगा। जल शीतल है तो जल की शीतलता जो है गुण है, अगर जल शीतल होना बंद हो जाए तो जल ही नहीं रहेगा, तब जल थोड़ा कह पाएंगे आप उसको। अग्नि का काम है जलाना, अग्नि का गुण है दाह, प्रहार, पाप, प्रभाव। अगर ये अग्नि में समाप्त हो जाए तो अग्नि कैसे रहेगी? अग्नि नहीं है। तो जो भी है वो इसी वजह से है कि उसमें गुण निश्चित है, उसके अंदर रहेगा। जल द्रव्य है, इसका काम है पिंडीकरण, मिलाना। तो वो तो अगर मिलाने वाला भाव नहीं होता है तो कैसे फिर जब नहीं होगा? अगर ये ना होगा तो द्रव्य भी नष्ट हो जाएगा, गुण, अगर गुण नष्ट हुआ तो द्रव्य भी नष्ट हो जाएगा। पृथ्वी द्रव्य है, आप देखिए उससे आप बना लेते हैं कोई चीजें, ये वाला काम खत्म होने लगे तो पृथ्वी का अपने आप ही, पृथ्वी का ये गुण समाप्त होगा तो पृथ्वी नहीं रहेगी। कोई भी काल द्रव्य है, काल जो है मारता है, समय परिवर्तित होता है, तो काल भी अगर ये खत्म कर दे तो काल भी नहीं रहेगा। किसी काल में कहते हैं कि जब शुरू में काल में था तो काल था ही नहीं, जब हमारे सृष्टि हुई तो काल नहीं था, तो उसमें कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा था। काल हुआ तो परिवर्तन शुरू कर दिया। परिवर्तन ये शुरू हुआ कि आज आप बचपन में फिर बड़े हैं, फिर वो, फिर अंत में मृत्यु, तो वो शुरू हो गया, उसके पहले काल नहीं था। तो ये सब का है। मन है, इसके कर्म है चिंतन, विचार करना, ऊह्य ध्येय, हम करें कि न करें, संकल्प करना, और गुण है अणुत्व और एकत्व। तो ये समवाय कारण है। अगर ये न रहे तो मन भी कैसा? अगर मन का आपके अंदर जो गुण है, आप कहते नहीं कि वो लोग कहते हैं कि अरे आप बहुत बदल गए, यानी आपका कोई गुण परिवर्तित हुआ तो आप वो नहीं रहे ना, ये बात में कह देते हैं। मतलब जो द्रव्य आप थे, नाम वही रहेगा, आपको कोई शक नहीं, नाम वही रहेगा, सब कुछ हुआ, और आपने पहले उदार थे और अब अनुदार हो गए, तो तुरंत आगे कोई पहचाने भैया आप तो बदल गए बहुत। ये जो एलिमेंट है बदलने का, वो यही है कि वो जो गुण था वो गुण समाप्त हो गया, तो आप वो द्रव्य नहीं रहे, आप कोई और दूसरे द्रव्य हैं। तो इस रूप में मैडम चलिए, तो हम लोग यहीं पे छोड़ दें, 2 मिनट पाए इस पर। घर में मैडम जी सर। थोड़ा सा बस रह गया, बताइए, बता दूं? जी सर, इसे कंप्लीट कर दीजिए। तो 10 उत्पत्ति सिद्धांत में हम लोगों ने फिर, अब जब 10 हो गए और हमारे पास, हम लोगों ने कहा कि वो देखें कि भाई कैसे हम लोग करना है, तो ये हम लोगों ने बनाना शुरू किया। और इन सब बनाने में प्रोफेसर पारदीपू का बड़ा योगदान है, उनके सिद्धांतों का बड़ा योगदान है। सब उसे हम लोग बनाने की कोशिश किया। कैसे बनाया? हम लोगों ने अपने द्रव्य, जो हमारे द्रव्य थे, उनके 2 कैटेगरी बनाई, एक निष्क्रिय सत्ताएं, निष्क्रिय एनर्जी वाले, और एक कम, एक सक्रिय एनर्जी वाले और एक कम सक्रिय एनर्जी वाले, एक बड़ी एक्टिव और एक कम एक्टिव। बस हम लोगों ने क्या किया, शीर्ष पर रखा आत्मा, ऊपर आत्मा रखा, नीचे हम लोग तम से शुरुआत, और आत्मा माने
आत्मा टॉप पर है। तो आत्मा को ऊपर रख दिया और हम लोग फिर हमने चक्र बनाया, जैसे हम लोग चक्र चाइनीज ने बनाया था वैसे हम लोग ने चक्र बना दिया। क्लियर? देखा हमने चक्र हमने वही बनाया, जैसे उन्होंने सर्किल बनाया हमने भी सर्किल बना दिया। हमने टॉप पर रख दिया किसको? आत्मा को, और नीचे रख दिया हम लोगों ने। अब हम लोग को आठ द्रव्यों को स्थापित करना था, तो हमने उनमें कम सक्रिय और अधिक सक्रिय को एनर्जी को देखा, तो हमने पाया कि वायु, अग्नि, काल और दिशा बड़ी सक्रिय ऊर्जा है ऑन बेसिस ऑफ देयर यूटिलिटी, देयर क्वालिटी, देयर फंक्शन। ठीक? तो वायु, अग्नि, काल, दिशा, अभी नंबर पे मत जाइएगा, इनको हमने देखा बड़ी सक्रिय ऊर्जाएं हैं। फिर हम लोगों ने कहा कि देखा अब दूसरी ऊर्जाएं तो अपने आप तय हो गई, हमारे आकाश तय हो गई, और आकाश और जल और पृथ्वी और मन। इन सक्रिय ऊर्जाओं और निष्क्रिय ऊर्जाओं को, सक्रिय को एक साथ रखा गया और निष्क्रिय को एक साथ रखा गया। कम सक्रिय को, निष्क्रिय नहीं, कम सक्रिय को एक साथ रखा गया, सक्रिय और कम सक्रिय अब इस तरह बना दिया गया। अब जब ये दो, जब देखिए नंबरिंग सिस्टम पे बाद में आया, तो हम लोगों ने वहीं से नंबर लिया, कहां से? आकाश पहला, 0 हमने कहा 10वां, हम लोग एक नंबर से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा, ये हमारे 9 नंबर, 1 से लेकर 9 नंबर हो गए थे। अब 10वां हमारे पास, क्योंकि हम लोगों ने तम को कहा गया था 10वां नंबर, तो 10वें को हम लोग 0 कर दिया, जैसे संख्याएं होती है 1 2 3 4 9, फिर 0 आ जाता है, तो वो 0 हम लोगों ने 10वां जो है 0 ले लिया। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको जी सर क्लियर है। नंबर दे दिया। नंबर देने के बाद जब हमने देखा, तो पहले हमारी कोई ऊर्जा सिस्टम जो है 0 से 1 की तरफ जाएगी, तो हमने 0 से 1 की तरफ ऊर्जा देख लिया। 1 से 2 की तरफ जाएगी तो 2 ले लिया, 2 से 3 जाएगी 3 ले लिया, 3 से 4, तो क्योंकि एक तरफ 1 थी, एक तरफ 2 3 6, तो 2 अपने आप बन गई, वो अग्नि वाली 3 नंबर वो हो गई। चौथा नंबर, ये नंबरिंग सिस्टम तो वहां से लिया, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा, वही नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो नंबर ले लिया। अब इस नंबर का इसी तरह हम लोगों ने कहा कि एनर्जी इस रूप में जाएगी। अब ये हम लोगों ने चक्र बना लिया। अभी हम लोगों ने हाथों पैरों पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, हमने केवल एनर्जी सिस्टम बनाया और चक्र बना दिया। तो हमको इसके आधार पर एक ये मिला कि ये कंसेप्चुअली हमारा तय हो गया कि हम इस चक्र में अपनी ऊर्जाओं को ऐसे ऐसे रख सकते हैं। अब आया कि हाथों में स्थापना कैसे की जाए, क्योंकि पारगेवु कह सकते कि मोहित कह सकते थे, वो पुरुष और उसकी बात कर चुके ब्रह्मांड में, या वंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेष तावंत पुरुष, ये कह चुके थे। हम लोगों ने आगे किया कि भाई हमको स्थापित करना है, तो हमने हाथों पे शुरू किया, हाथों से शुरू किया। तो सामान्य अवधारणा में, चाइनीज में देखिएगा, सामान्य अवधारणा में दाहिने हाथ को उन्होंने मिना इन माना है, माना है ना? जी सर। इन इसलिए माना कि दाहिना, उन्होंने दाहिने को कहा, उन्होंने यहां से लिया कि जो हमारे येलो एम्परर थे हुआंग डी नेजिंग, वो दक्षिण की तरफ करके मुंह बैठते थे, तो जो सामने भाग आता था उसको उन्होंने दक्षिण को माना सूर्य, मतलब वहां से ऊर्जा ग्रहण कर रहे थे। ऊर्जा सबसे बड़ा प्रबल जो ऊर्जा ग्रहण करने का, तो उसको उन्होंने मान लिया यांग, यांग माने ऊर्जा, तो वहां से ऊर्जा मान लिया, तो सामने वाला भाग यांग हो गया। अब दाहिने तरफ देखिए, दाहिने तरफ कौन दिशा है? दक्षिण तरफ बैठे, देखो कौन, आप अपना कल्पना करिए, गरिमा मैडम कल्पना करिए, दक्षिण तरफ मुंह करके बैठी है, तो दाहिनी तरफ क्या होगा? जो दाहिने तरफ, सामने तरफ दक्षिण है आपके पास, उसको बैठ करके देखिए, बैठ जाइए, 2 मिनट देख लीजिए कि किधर आ रहा है, तभी समझ में आएगा, बढ़िया समझ में आ जाएगा हमेशा के लिए।
सर राइट साइड अगर उत्तर, फ्रंट साइड क्या दक्षिण है? हाँ, फ्रंट साइड दक्षिण, साउथ। साउथ है ना, तो आगे नॉर्थ होगा। उत्तर होगा ना। उत्तर। नहीं, राइट में क्या होगा तब? ये दिशा वाला तो बहुत सरल चीजें होती हैं। अरे सामने दाहिने है, सामने बिल्कुल सामने दिखाई पड़ रहा है हमारा दक्षिण, उधर मुंह करके बैठ जाइए, तो आप खुद ही हाथ फैला लीजिए किधर हो गया। सर यहाँ। नहीं, यांग और इनकी बातें नहीं कर रहे हम, दाहिनी तरफ कौन सी दिशा होगी बोलिए। दाईं तरफ उत्तर दिशा होती है। अरे क्या बात कर रही हैं? अरे आप बैठ ही नहीं है उस तरह। दक्षिण दिशा आपके घर में होगी कोई? दक्षिण दिशा की ओर जब मुंह करके बैठेंगे तो बाईं तरफ आपका क्या होगा? अब देखिए, पूरब होगा, ईस्ट होगा, और राइट होगा आपका पश्चिम। अब ये वाला नहीं कर पाएंगे तो फिर हमेशा जब भी चक्करिया जाएंगे ना कि ये इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, बैठ के देख लीजिए ना। आप तो बैठ सकती हैं वैसे, अभी बैठिए, दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर लीजिए, हाथ को फैलाइए, देखिए किधर आ रहा है हाथ, दोनों हाथ। दाईं तरफ और बाईं तरफ। सर मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा, मतलब मुझे डायरेक्शन का वो नहीं पता चलता ऐसे किधर साइड क्या है, तो इस वजह से क्लियर नहीं हो पा रहा। नहीं नहीं, आप कोई बात नहीं, चलिए आप उसमें बना लीजिए, चित्र में। चित्र तो समझती हैं? जी सर, जी सर। तो चित्र में बना लीजिए कि आपका मुंह इधर साउथ में है, तो साउथ आप पहले पहले बना लीजिए, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण तो बनाएंगे, बना के तब देखिए कि आपका लेफ्ट किधर आ रहा है। खुद ही आप समझ, भाई हम कह रहे हैं तो आप नहीं, डायरेक्शन नहीं मालूम तो आप चित्र तो बना सकती हैं, चित्र में देखिए जी किधर आएगा। पहले पूरा पश्चिम, पूरा के पीछे पश्चिम होता है, बाएं तरफ उत्तर होता है, दाएं तरफ दक्षिण होता है, ये कंसेप्ट है। पूरब, फ्रंट में पूरब, पीछे पश्चिम, राइट हैंड उत्तर, लेफ्ट हैंड दक्षिण। नहीं, राइट लेफ्ट उत्तर, राइट में दक्षिण, यही तो राइट, होता है ना। राइट उत्तर, लेफ्ट दक्षिण। राइट 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 दक्षिण, दक्षिण, राइट दक्षिण, लेफ्ट उत्तर। हाँ यही तो होता है। कभी आप सूरज सामने खड़े तो होइए, तब मालूम पड़ेगा। सूरज सामने होगा तो पीछे पश्चिम होगा, तो लेफ्ट में उत्तर होगा, राइट में दक्षिण होगा। तो अगर इस कंसेप्ट को अगर देखिए इतने साल बाद भी नहीं पढ़ पाए तो ये बहुत कठिन होता जाएगा ना, फिर आपको कंसेप्ट ही नहीं समझ में आएगा कि क्या वो है, क्यों हम लेफ्ट राइट की बात करते हैं, इन यांग की बात। तो जब आप अभी आप करके देखिए, कहीं पेंसिल से बनाइए, उससे बनाइए, चित्र बनाइए, तो आपको समझ में आएगा कि लेफ्ट में जब राजा दक्षिण तरफ मुंह करके बैठ रहा था तो लेफ्ट में उसके उत्तर वो पूरब आ रहा था। पूरब माने यांग, सूरज उसी तरफ, इसलिए लेफ्ट को हमेशा यांग कह दिया गया और राइट को कह दिया गया इन। ये कंसेप्ट है, तो वही अवधारणा हमारे रखी गई। अब ये इस बार को समझाने में इतना समझ में लगे तो बताइए, बहुत कठिन है। फिर तो चाइनीज सिस्टम में यही वाला प्रॉब्लम है, इन यांग का। तो राइट में हमेशा, राइट में इसीलिए राइट को इन कहा जाता है, लेफ्ट को यांग कहा जाता है। तो इस अवधारणा पर हम लोगों ने राइट को इन, यहीं से शुरुआत किया, इन से शुरुआत किया। एक नंबर स्मॉल फिंगर, स्मॉल फिर फिंगर। देखा आकाश, इसमें आकाश रख दिया, स्मॉल फिंगर में आकाश। उसके पैरेलल देखा कि इस उंगली में तो कोई इतनी बड़ी एनर्जी नहीं है, दूसरे हाथ में है, तो उसको दो कह दिया हम लोगों ने। फिर देखा इस दो से बड़ी इसी तरफ फिंगर नंबर 3, ये वाली है इंडेक्स फिंगर, जी सर। तो इसको 3 कह दिया। फिर देखा कि इसमें तो इससे बड़ी है, इसके बराबर नहीं है, तो देखा लेफ्ट ये इंडेक्स 2 फिंगर। है, 4 नंबर कर दिया। फिर उसी में देखा इससे बड़ी है 5, ये 5 नंबर कर दिया। इसमें कोई नहीं पाई गई तो यहाँ 6 कर दिया गया, 6 के बगल में 7 कर दिया गया, 7 के बगल में 8 कर दिया गया, और 8 के बगल में फिर हम लोगों ने लेफ्ट लिया 9 नंबर, और दाहिनी तरफ वाले को हम लोगों ने 0 कह दिया। इस तरह ये अवधारणा बन गई, और वहीं पर जो नंबर थे उन्हीं में लिख दिया गया, आकाश
तो एक तरफ आया आकाश, पृथ्वी, मन, जल, तम, दूसरी तरफ आया वायु, काल, दिशा, अग्नि और आत्मा। ये बन गया 10 उत्पत्ति का सिद्धांत। और यही पैरों में भी बिल्कुल यही देखा गया। पैरों में नहीं देखा गया कौन उंगली छोटी है कौन बड़ी है, लेकिन हाथों में देखा गया था। जैसे हाथों में रखा ऐसे ही रख दिया गया पैरों में, और वही उंगली पर हम लोगों ने ये कर दिया। इस तरह हम लोगों का ये पूरा आयुर्वेद का उपनिषद है। अब बचा श्रोतों का, वो हम लोग श्रोत वाला बाद बताएंगे। आज ये कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया। श्रोतों के बाद फिर हम लोग आगे अग्नि में वहां चले जाएंगे। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया यहाँ तक। तो हम लोगों ने इस चैप्टर को यहाँ तक लिया कि हम श्रोत वाला जो वर्गीकरण है उस पर हम लोग बाद में पढ़ेंगे, और उसको हम लोग ऐड कर देंगे उसके साथ, यहीं से शुरू करके, और तब जो हमारा वो होगा, और इसके बाद फिर हम लोग सीधे चले जाएंगे किस पर, 10 उत्पत्ति सिद्धांत। तो हम लोग खेमका सर को याद करते हैं, उनकी ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, और ग्रहण करने के बाद आप मैडम जो घर में मैडम आज चित्र बनाइएगा, 4-5 चित्र बनाइएगा, और उसमें पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब लिख करके, और तब उसको अपने को देखेगा, और तब इन यांग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एक बार, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं, फिर तो आपको क्लियर रहेगा। अरे दाहिने तरफ तो मेरा इन है सर, राइट इन है, लेफ्ट यांग है। नहीं, आप देखिए, जब आप बैठेंगी दाहिने तरफ, जब आप दक्षिण की दिशा, आपके घर में दक्षिण दिशा कोई बताता नहीं क्या कि दक्षिण किधर है, साउथ? नहीं, ऐसा मतलब मम्मी उनको पता होगा, मुझे ऐसे मतलब बताते भी हैं तो ऐसे याद नहीं रहता कि किस साइड कौन सी डायरेक्शन है, तो ऐसे समझ में नहीं आता कि जैसे हम कहीं पे भी बैठे हैं तो हम किधर को फेस करें, उत्तर किधर होगा, दक्षिण किधर होगा। ना ये नहीं हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ये तो मालूम होगा कि पूरब ये है, तो पूरब, जहां पूरब कोई बता देता कि ये ईस्ट है, सूरज उगेगा वो ईस्ट है। हाँ हाँ, उसके पीछे हमेशा पश्चिम होगा। पश्चिम होगा। राइट साइड, उसके उस राइट साइड जहाँ हमारा हैंड होगा वो दक्षिण होगा, और लेफ्ट वाला उत्तर होगा। हाँ यही तो है। उसमें पहले आता था कि अगर जिधर सूरज उगता है वहां खड़े अगर हो जाएंगे तो ठीक पीछे पश्चिम होगा, और दाईं ओर दिशा दक्षिण की, बाईं ओर तुम्हारी उत्तर। ये कंसेप्ट था। जी सर, तो मैंने बना लिया, नोट कर लिया। ये तो हम लोग का था। लेकिन अगर हम दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हों, तो अगर हम दिशा जहां लिखी हो दक्षिण, वहां मुंह कर लीजिए, तो फिर बाएं हाथ फैलाइए, तो बाएं हाथ आपका पूरा, हाँ पूरब आ रहा है, फिर पश्चिम आएगा, लेफ्ट। जी सर, समझ में आ गया। तो जब पूरब आ जाएगा, तो पूरब में चूंकि सूर्य था इसलिए पूरा याग मान लिया गया, क्योंकि राजा ने अपने को माना कि ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं वहां, तो यांग वो हो गया, सामने वाला यांग हो गया। पहले तो यांग इसकी वजह से हुआ। फिर दूसरा जब देखा तो बायां हाथ आया, तो बायां हाथ यांग पाया गया, क्योंकि सूरज था उधर, सूरज तो सबसे बड़ा यांग है। तो उन्होंने यांग कह दिया कि लेफ्ट में यांग है और राइट में हमारा इन है। यहां से कंसेप्ट शुरू हुआ। कंसेप्ट यहां से शुरू हुआ कि ये जो है उसमें कर दिया गया। अदरवाइज कई कंसेप्ट और नहीं लिखा हुआ था। कंसेप्ट यहीं से शुरू हुआ कि राजा जो है दक्षिण की ओर मुंह करके बैठ रहा था, येलो एम्परर। तो वो जो दक्षिण से ऊर्जा मानता था कि ऊर्जा यहां से ग्रहण कर रहे हैं, तो ऊर्जा, सबसे ऊर्जा का स्रोत कौन है? यांग ही तो है। यांग है, सूर्य यांग। तो दक्षिण को उन्होंने यांग मान लिया। अगर दक्षिण यांग हो गया तो देखा कि लेफ्ट हमारा फैलाया हाथ बाएं दाएं, तो बायां पूरब की तरफ आ गया और दक्षिण आ गया वो साउथ। और उन्होंने कहा अरे तो सबसे बड़ा यांग है, सूर्य यही उधर होता है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है? नमस्कार सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अब ठीक है। तो हम तो, हमारी तो गर्मा मैडम को तो आ रही है। नहीं सर, अब आ रही है, पहले बीच में थोड़ा हुआ था, अब आ रही है। तो ये समझ रहे हैं ना। तो इस तरह कंसेप्ट शुरू हुआ। यही कंसेप्ट ग्रहण कर लिया गया चाइनीज एक्यूप्रेशर में कि लेफ्ट हमेशा यांग है और राइट हमेशा इन है। तो जो वाला कंसेप्ट आया दाहिने वाला, ये वहीं से लिया, तो हमने भी वही लिया। हमने सामान्य जो है, सामान्य हमारा इन है और विशेष हमारा यांग है, तो सामान्य को हम लोगों ने इन ले लिया राइट में, वहीं से शुरुआत किया। तो इस तरह कंसेप्ट में यहां से शुरुआत किया हम लोगों ने 1 नंबर, तो हमारा 2 नंबर इधर आ गया। तो फिर 2, 3, 6, 7 हमारी यांग संख्याएं हो गई, बड़ी संख्याएं हो गई।
मतलब अधिक शक्तिशाली संख्या हो गई। और ये जो 1 4 5 8 1458 ये हमारी जो है कम निष्क्रिय संख्या, मतलब कम सक्रिय संख्या हो गई। तो इस आधार पर डिवीजन हुआ। हम लोगों ने वही किया जो चाइनीज ने किया था, हमने संख्या का आधार वो लिया। सामान्य हमारे इन है, विशेष हमारा यांग है, और बाद में फिर प्लॉटिंग भी उसी तरह किया। सामान्य को हमने यहाँ कर दिया, यांग को ऊपर कर दिया, विशेष को ऊपर कर दिया। यही प्रोफेसर पागजिम ने लिया, उन्होंने भी यही किया, यांग को उन्होंने ऊपर रखा और इनको नीचे रखा। तो हम लोग जो है खेमका सर को याद करते हैं, उनकी ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। हेमंत सिंह थोड़ा लेट हो गया आज। यस सर, मैं सर बीच में नहीं जुड़ पाया, सॉरी सर उसके लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। तो हम लोग ऊर्जा उनकी ग्रहण करेंगे और ऊर्जा को ट्रांसफर जरूर करेंगे। ट्रांसफर करेंगे तो हमारा जो है ये जो हमारी विधा है, इसको हमको और अधिक पॉपुलर करना है। और जैसे जैसे हम ज्ञान बढ़ाते जाएंगे और ट्रांसफर करते जाएंगे, वैसे वैसे ये फैलती जाएगी, और तब हमारी विधा की जो असली पहचान है वो हमको मिल पाएगी। ऐसे नहीं मिलती है, चाइनीज में भी ऐसे नहीं मिली थी, हमको वैसे नहीं मिलेगी। तो हम खेमका सर के उन मोटो को, उन वचनों को पूरा करने के लिए संकल्प है जो उन्होंने कहे थे कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग वीडियो बंद करते हैं। सर थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार।